मिंटू, गोलू, जल्दी चलो, नानी आई है। क्या नानी आई है? चलो चलो, हम नानी से कहानी सुनेंगे। नानी नानी, आप कब आई? नाना नानी, आप कब आए? अभी थोड़ी देर पहले। नानी, हमें कहानी सुननी है। अभी थोड़ा आराम कर लूं, रात को जरूर सुनाऊंगी। नानी, अब रात हो गई, अब कहानी सुनाओ। सुनाती हूँ। मुल्ला का लगान। एक बार बादशाह ने मंत्री जी से राज्य का हिसाब किताब मांगा। मंत्री जी ने तुरंत मौलाना साहब को बुलवा भेजा। हिसाब देखकर बादशाह कुछ नाराज हुए, क्योंकि आज तक मौलाना साहब ने कभी भी मुल्ला नसरुद्दीन की फसल का लगान वसूल नहीं किया था। पूछने पर मौलाना ने जवाब दिया कि जब भी मुल्ला से लगान मांगा जाता है, उसके पास देने के लिए मोहरें नहीं होती। बादशाह ने हुक्म दिया, जाओ, जो भी फसल तैयार हो उसका आधा भाग ले आओ। जब मुल्ला तक ये खबर पहुंची तो उसने सोचा कि मेहनत मैं करूं और फसल का आधा भाग मौलाना ले ले, ये कहाँ का न्याय है। थोड़े ही दिनों में मुल्ला की फसल तैयार हो गई तो मौलाना मुल्ला के पास पहुंचे। मुल्ला ने मौलाना से कहा, बताओ, तुम फसल का कौन सा आधा भाग लेना चाहते हो, जमीन के ऊपर का भाग या जमीन के नीचे का भाग? मौलाना जरूरत से ज्यादा समझदार था, इसलिए तुरंत बोला, जमीन के ऊपर का भाग। तो ठीक है, बादशाह से लिखित आदेश ले आओ। मौलाना ने बादशाह से लिखित आदेश लिखवा लिया, जिसमें साफ साफ शब्दों में लिखा था कि आपके खेत में जो फसल तैयार हुई है उसका जमीन के ऊपर का आधा भाग इस आदमी को दे दिया जाए। उस साल मुल्ला ने खेत में प्याज बोई थी। प्याज जमीन के अंदर होती है, इसलिए मौलाना को कुछ भी नहीं मिला। अगले साल मौलाना ने फिर से बादशाह के कान भरे और लिखित आदेश ले लिया, जिसमें यह लिखा था कि आपके खेत में जो फसल तैयार हुई है उसका जमीन के नीचे का आधा भाग इस आदमी को दे दिया जाए। इस बार मुल्ला ने खेत में गेहूं बोए थे। गेहूं तो जमीन के ऊपर होते हैं, इसलिए इस बार भी मौलाना हाथ मलकर रह गया। ज्ञान गुरु। कहानी कहना और सुनना सबको अच्छा लगता है, विशेषकर बच्चों को। हम सब ने बचपन में अपनी नानी दादी से कहानियां सुनी हैं। कहानियां केवल मनोरंजन ही नहीं करती, बल्कि शिक्षा भी देती हैं। कहानी भाषाई कौशलों के विकास का एक सशक्त माध्यम है। यह हमारी कल्पना शक्ति को तो विकसित करती ही है, हमारे शब्द भंडार को भी समृद्ध करती है। अतः बच्चों में धीरे धीरे कहानी लिखने की योग्यता विकसित करनी चाहिए। कहानी लेखन एक कला है जिसे अभ्यास द्वारा विकसित किया जा सकता है। चित्र संकेत द्वारा कहानी लिखना। बच्चों को एक या अधिक चित्र दिखाकर उनसे चित्र पर आधारित कहानी लिखने को कहा जाता है। एक से अधिक चित्रों द्वारा संकेत देने से बच्चे कहानी को क्रम से समझकर लिखते हैं। आगे चलकर केवल एक चित्र देखकर कहानी लिखवाई जाती है। इससे बच्चों को कल्पना के घोड़े दौड़ाने का अधिक अवसर मिलता है। दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर कहानी लिखना। बच्चों को कहानी की संक्षिप्त रूपरेखा दी जाती है, जिसे वे अपनी भाषा में पूरी कहानी का रूप देते हैं। किसी शिक्षा या मुहावरे या लोकोक्ति के आधार पर कहानी लिखना। अधेले की कीमत। महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता थे। उन्हें सभी प्यार से बापू कहा करते थे। एक बार बापू अपने आश्रम और चरखा संघ के लिए रुपयों का प्रबंध करने के लिए देश के सभी छोटे बड़े शहरों एवं गांवों की यात्रा कर रहे थे। बापू जहां भी जाते, उनके साथ लोगों की भीड़ उमड़ पड़ती थी। सभा में उपस्थित सभी लोग उनकी जय जयकार करते थे।
एक बूढ़ी महिला भीड़ में से रास्ता बनाकर बापू के पास पहुंचने की कोशिश कर रही थी। उसकी कमर झुकी हुई थी और बाल रुई की तरह सफेद थे। उसने फटी मैली कुचैली साड़ी पहनी हुई थी। स्वयंसेवकों ने जब देखा कि एक भिखारिन गांधी जी के पास पहुंचने की कोशिश कर रही है, तो उन्होंने उसे वहीं रोक दिया। बापू ने जब यह देखा तो स्वयं उठकर वे बूढ़ी औरत के पास आ गए। बापू को देखकर उसने उनके चरण स्पर्श किए और साड़ी के छोर से एक अधेला निकालकर उनके चरणों के पास रख दिया। गांधी जी ने बुढ़िया को धन्यवाद दिया। बुढ़िया चुपचाप चली गई। चरखा संघ और आश्रम का सारा लेखा जोखा सेठ जमनालाल बजाज रखते थे। उन्होंने बापू से अधेला मांगा ताकि उस दिन की धनराशि में जमा कर दिया जाए, लेकिन बापू ने देने से इनकार कर दिया। जमनालाल जी ने कहा, बापू, आपने हजारों रुपए तो दे दिए, परंतु यह एक अधेला छिपाकर क्या करेंगे? बापू ने कहा, यह अधेला उन हजारों रुपयों से कहीं ज्यादा कीमती है। आदमी के पास लाखों हो और वह उनमें से 1000-2000 दे दे तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन उस गरीब बुढ़िया की तो शायद यही सारी पूंजी थी। उसने तो अपना सर्वस्व दे दिया। कितना बड़ा दिल है उसका। उसके दान के आगे बाकी सब फीका है। इसी कारण मेरे दिल में इस अधेले की कीमत करोड़ों से अधिक है। पाठ 22 अनुच्छेद लेखन। किसी विषय पर सीमित शब्दों में अपने विचार व्यक्त करना अनुच्छेद लेखन कहलाता है। अनुच्छेद निबंध का छोटा रूप होता है। यह आपस में संबंध रखने वाले वाक्य समूह का नाम है, जिसमें विषय से बाहर की कोई बात नहीं आने पाती। इस सुगठित रचना में विषय का विस्तार भी एक बिंदु तक सीमित रहता है। अनुच्छेद लेखन का विषय प्रायः कोई सूक्ति या काव्य पंक्ति या कहावत होती है। कभी कभी दैनिक अनुभव या किसी घटना को भी अनुच्छेद लेखन का विषय बनाया जाता है। मीठी वाणी। ईश्वर ने मनुष्य को एक अद्भुत शक्ति दी है, मीठी वाणी। मीठी वाणी मनुष्य का वह गुण है जिससे वह परायों को भी अपना बना लेता है, अपने आसपास के वातावरण को सहज और खुशनुमा बना देता है। मृदुभाषी के लिए संसार की कोई वस्तु अलभ्य नहीं है। मीठी वाणी वह वशीकरण मंत्र है जिससे मनुष्य दूसरों को अपने वश में कर लेता है या दूसरों के वश में हो जाता है। मीठी वाणी बोलने वाला व्यक्ति सदैव सम्मान और सफलता प्राप्त करता है। वह स्वयं भी सुखी होता है, दूसरों को भी शांति और आनंद देता है। वह मृत प्राणों में भी जीवन का संचार कर देता है। एक दुखी और निराश व्यक्ति पर मीठे बोल जादू का सा असर करते हैं। उसके हृदय के घावों पर मीठी वाणी औषधि का काम करती है। कबीरदास के शब्दों में, मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर, स्त्रवन द्वार वै संचरे, साले सकल शरीर। परिश्रम का महत्व। किसी भी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किए गए प्रयत्नों का नाम ही परिश्रम है। परिश्रम वह गुण है जिससे व्यक्ति सफलता की ऊंची से ऊंची चोटी तक पहुंच सकता है। परिश्रम के बिना जीवन में असफलता और घोर निराशा का मुंह देखना पड़ता है। तुलसीदास जी ने कहा है, सकल पदारथ है जगमाही, कर्महीन नर पावत नाही। परिश्रम वह शक्ति है जो दुर्बल को सबल और रंक को राजा बना सकती है। परिश्रम के बिना छोटे से छोटा काम भी पूरा नहीं हो सकता। परिश्रम व्यक्ति को सुख देने वाला है। परिश्रमी व्यक्ति जीवन की सभी उपयोगी वस्तुएं प्राप्त करते हैं। वे चिंता मुक्त होते हैं। वे समाज में सम्मान पाते हैं। परिश्रम अथवा उद्योग ही जीवन का सार है। इसके बिना व्यक्ति मृतक के समान है। परिश्रम ही उन्नति का सोपान है। परिश्रम करने से मनुष्य में नई शक्ति, नई चेतना का उदय होता है। अतः ये कहना गलत न होगा कि श्रम ही सो सब मिलत है, श्रम बिनु मिले न काहि। परीक्षा का पहला दिन। परीक्षा के नाम से हर किसी के दिल की धड़कन तेज हो जाती है। आज तो मेरी परीक्षा का पहला दिन है। घबराहट के मारे बुरा हाल है। रात भर नींद में भी यही सोचता रहा कि कल क्या होगा। बार बार उठकर घड़ी देखता।
कहीं अलार्म बजे ही नहीं और मुझे देर हो जाए। ऐसा नहीं कि मैं केवल परीक्षा के दिनों में ही पढ़ने वाला छात्र हूँ। मैं नियमित रूप से पढ़ाई करता हूँ। लेकिन आज अंग्रेजी की परीक्षा है। इस विषय में मुझे अपने ऊपर इतना विश्वास नहीं है। फिर भी मेरी तैयारी अच्छी है। सुबह जल्दी जल्दी तैयार होकर माँ पिताजी से आशीर्वाद लेकर परीक्षा भवन पहुंचा। मित्रों से बातचीत करके घबराहट कुछ कम हुई। समय पर प्रश्न पत्र हाथ में आया। परीक्षा भवन में पूर्णतया शांति थी। मुझे अपनी सांसों की आवाज तक सुनाई दे रही थी। प्रश्न पत्र पढ़कर घबराहट जैसे छूमंतर हो गई और एक बार पेन निकालकर उत्तर लिखना आरंभ किया तो समय का पता ही नहीं चला कि कब 3 घंटे बीत गए। परीक्षा भवन से बाहर आते समय मैं बहुत खुश